हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम 5 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज 5 सितंबर है। आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति के जन्म डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस को मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कवर करंट अफेयर। तो एसडीआई द्वारा एनडीए को सुपर डिनोमा एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर सौंपा गया। सुपर डिमोना एयरक्राफ्ट जो है सिम्युलेटर को भारतीय वायुसेना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बेंगलुरु द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए डिजाइन और तैनात किया गया है। देखिए, इसका उपयोग जो है एनडीए में वायुसेना परीक्षण दल द्वारा कैडेट को उड़ाने के बुनियादी पहलुओं के साथ साथ उड़ान के माहौल के आवश्यक ज्ञान से परिचित कराने के लिए किया जाएगा। देखिए, प्रशिक्षित कैडेट के दृश्य अनुभव को बढ़ाने के लिए सिमुलेटर में अत्याधुनिक 135 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू इमर्सिंग डिस्प्ले और स्थानीय निजी उद्योग यांत्रिक संशोधन उड़ान नियंत्रण डिस्प्ले स्क्रीन और अन्य पैनलों के निर्माण में लगे हुए थे, जैसा कि वास्तविक विमान में उपलब्ध होते हैं। चलिए बात अगले प्रश्न की। तो उत्तर प्रदेश सरकार किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय निर्माण कराएगी? तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कराया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए बात अगले करंट अफेयर की। सरकार किसान उत्पादक संगठनों पर एक राष्ट्रीय नीति लाने की योजना बना रही है। किसान उत्पादन संगठन यानी एफपीओ पर जो है किसानों से संबंधित मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में उनके एफपीओ से संबंधित नीतियां और योजनाएं हैं। देखिए, राष्ट्रीय नीति के साथ एफपीओ के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक एकीकृत नीति और दृष्टिकोण होगा। सरकार ने हाल ही के वर्षों में किसानों को सामूहिक पर जोर दिया है और केंद्र सरकार ने 10,000 नए एफपीओ स्थापित करने के लिए 6,865 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया है। कृषि मंत्रालय ने एफपीओ पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने के लिए किदवई के तहत एक विशेष समूह का गठन किया है। सरकार ने मार्च 2024 तक 10,000 एफपीओ को गठित करने का लक्ष्य रखा था और 9,000 से अधिक एफपीओ गठित किए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1,347 करोड़ रुपए की जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोन नदी से औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम को जलापूर्ति के लिए 1,347 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी है, जिसे 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। नीतीश कुमार ने राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी प्रयोगशालाओं, स्ट्रीट लाइटों और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और जीविका स्वयं सहायता समूहों के लिए 74.17 करोड़ रुपए आवंटित किए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। काले सोने से सफ़ेद सोने तक की यात्रा, ये पुस्तक का लोकार्पण किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं कुलदीप गुप्ता जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लेखक जो हैं कुलदीप गुप्ता हैं और यह पुस्तक जो है तेल एवं गैस उद्योग से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों तक की परिवर्तनकारी यात्रा का वर्णन करती है तथा जीवाश्म ईंधन से लिथियम आयन बैटरी जैसे टिकाऊ विकल्पों की ओर बदलाव पर ध्यान केंद्रित करती है। कुलदीप गुप्ता को इकोनॉमिक टाइम ऑफ एनर्जी वर्ल्ड द्वारा फ्यूचर एनर्जी लीडर का पुरस्कार दिया गया है और ऊर्जा के क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक अनुभव है, जिससे ऑफशोर रिग्स और बंदरगाह एवं शिपिंग शामिल हैं।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस बंदरगाह शहर ने मृत मछलियों के संकट पर आपातकाल घोषणा की है? तो एक ग्रीक बंदरगाह ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात इसके बारे में करते हैं तो ग्रीक बंदरगाह शहर वोलोस ने पाकस्फेटिक खाड़ी में मृत मछलियों के आने के कारण आपातकाल स्थिति घोषित कर दी है। और यह संकट जो है पिछले वर्ष की बाढ़ के बाद उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण बंदरगाह के खारे पानी वाले वातावरण में मीठे पानी की मछलियां मर गई थीं और अधिकारी सक्रियता से सफाई कार्य कर रहे हैं। अब 57 टन मृत मछलियां हटा दी गई हैं, जबकि पर्यटन के लिए 80% गिरावट आई है। मछलियों के सड़ने से यहाँ रोगों के फैलने के कारण इसमें 80% की गिरावट देखी गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने भूख मुक्त दुनिया के लिए CSR टाइम्स पुरस्कार जीता है? तो मालाबार समूह ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो देखिए मालाबार समूह को हंगर फ्री वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए CSR टाइम्स अवार्ड 2024 प्राप्त हुए, जो पूरे भारत में प्रतिदिन 41,000 और जाम्बिया में 10,000 भोजन पैकेट उपलब्ध कराता है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए मालाबार का CSIR टीम ने स्वीकार किया कि समूह ग्रैंडमा होम पहल भी चलाता है और लाभ का 5% विभिन्न सामाजिक कार्यों में निवेश करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो देखिए योजना का नाम जो है विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना यानी TTOS। इसकी तिथि जो है जनवरी 2025 से है और उद्देश्य जो है वीज़ा प्रणाली में सुधार करके पर्यटन में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करके भारत और चीन से पर्यटक को बढ़ावा देना है। वर्तमान आंकड़े जो है वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में भारतीय पर्यटकों की संख्या केवल 3.9% और इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 0.6% बढ़ाकर 4.5% करना है। चलिए बात अगले प्रश्न की। किस किस को फिक्की यूथ आइकन में नामित किया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को उनके योगदान और सकारात्मक प्रभाव के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड में शाश्वत गोयनका और ऐश्वर्या बंसल द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया और खुराना इस वर्ष सम्मानित होने वाले एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता हैं जिसमें उनके प्रभाव और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए बात अगले प्रश्न की। किस बैंक ने भारत के गिग वर्कर्स के लिए गीगा लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो देखिए HDFC बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए विशेष वित्तीय पैकेज गीगा पेश किया है, जिसमें बचत और चालू खाते, विशेष डेबिट और क्रेडिट कार्ड तथा 20 रुपये प्रतिदिन से शुरू होने वाली स्वास्थ्य बीमा सुविधा शामिल है। देखिए गीगा जो है कम शेष राशि आवश्यकताओं के लिए एक साथ लचीला बचत खाता प्रदान करता है और बिजनेस क्रेडिट कार्ड में आवश्यक सेवाओं पर पुरस्कार और सौदे शामिल हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन कौन IRF 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो ये IIT बॉम्बे और बिट्स पिलानी रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शीर्ष कॉलेज जो इसमें रहा है IIT बॉम्बे ने शिक्षा अनुसंधान प्लेसमेंट में उत्कृष्टता के लिए अपनी स्थिति बनाए रखते हुए रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया और शीर्ष निजी कॉलेज में जो है बिट्स पिलानी को निजी संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया, जो अपनी शैक्षिक गुणवत्ता और मजबूत उद्योग संबंधों के लिए जाना जाता है। IIT मद्रास और IIT दिल्ली का स्थान IIT बॉम्बे के बाद है, जबकि थापर इंस्टीट्यूट और IIT हैदराबाद का स्थान बिट्स पिलानी से पीछे है।
ये सारी प्राइवेट हैं और एक गवर्नमेंट से हैं। चलिए बात अगले प्रश्न की। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो ये ऊंची कूद में पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं विस्तार से, तो देखिए शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने 3 सितंबर को पुरुषों की ऊंची कूद में T63 स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीता और भारत ने पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अभी तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य के साथ 20 पदक जीत चुका है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बीसीसीआई ने हाल ही में किसी पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो अजय रात्रा को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीसीसीआई ने हाल ही में भारत के पूर्व विकेट कीपर अजय रात्रा को 5 सदस्यीय पैनल में सलील अंकोला की जगह पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। सभी 5 चयनकर्ताएं अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और रात्रा अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति में उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अर्जुन राम मेघवाल जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है और यह पोर्टल जो है नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने, प्रैक्टिकल प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकरण जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बबीता चौहान जी को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और यूपी सरकार ने बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष और चारू चौधरी के साथ अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए नवनियुक्त जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। चलिए बात करते हैं कुछ और करंट अफेयर्स की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सितंबर को ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन कोलकिया के साथ वार्ता करेंगे। देखिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में इटली के एलोनेरा सारथी और माटेवा बोनसीना की जोड़ी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 4 सितंबर को नई दिल्ली में केंद्र और त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 सितंबर को महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। वाराणसी में शुरू की गई लैब मित्र पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने संयुक्त अरब अमीरात के देयता प्राधिकरण अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान यूएई लेखा देयता प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देखिए 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर 30 सितंबर से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है, जिसमें 1547 कैडेट्स भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के छावनी सूर्य खेल परिसर में 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव का शुभारंभ किया। देखिए भारत और यूनेस्को ने 6 सितंबर 2024 को फ्रांस के पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 संस्करण का सह आयोजन करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो भारत और केन्या के बीच तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित
की गई, जिसमें भारत और केन्या ने संयुक्त सुरक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक के दौरान चर्चा सहयोग पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जबकि केन्याई प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और दोनों देशों ने सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग, अनुसंधान एवं विकास आदि क्षेत्रों में रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। भारत और केन्या के बीच जुलाई 2016 में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस समझौते में जो है आपसी लाभ के लिए रक्षा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।